आरजेडी ने साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के लिए तेजस्वी का प्रण पत्र जारी करते हुए हर परिवार को सरकारी नौकरी और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे लोक लुभावन वादे किए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा एनडीए सरकार की सफलता का परोक्ष स्वीकार है, क्योंकि आज बिहार के हर गांव, हर टोले में 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन बिजली आपूर्ति केवल एनडीए के हर घर बिजली अभियान की वजह से संभव हो पाया है। आरजेडी उसी व्यवस्था पर मुफ्त का वादा करके जनता को भ्रमित कर रही है, जबकि बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने में उसका कोई योगदान नहीं रहा। आरजेडी के तेजस्वी यादव का जो प्रण पत्र है, उसमें जो वादे किए गए हैं, अगर हम उसको डिटेल में देखें और इसका विश्लेषण करें तो इसमें कई तरीके के लूप होल्स मिलते हैं और हम इस चीज को आपको डिटेल्स में बताने जा रहे हैं। तेजस्वी का प्रण पत्र, इसमें जो वादे किए गए हैं, अगर हम इसका विस्तार पूर्वक विश्लेषण करें तो इसमें कई सारे लूप होल्स मिलते हैं। सबसे पहला वादा रोजगार का झूठ, जब सरकारी कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल पाया। यानी कि अगर हम उस दौर को याद करें बिहार के, जिसे जंगल राज के नाम से जाना जाता था, साल 1990 से लेकर के साल 2005 के बीच, जब लालू राबड़ी शासन था, सरकारी शिक्षकों, डॉक्टर्स और कर्मचारियों को महीनों तक वेतन नहीं मिलता था। कई विभाग पूरी तरीके से ठप पड़ गए थे। ऐसे शासनकाल के बाद हर परिवार को सरकारी नौकरी का वादा राजनीतिक धोखा है। अब अगर हम अगले वादे की करें तो इसमें जंगल राज की वापसी की झलक दिखती है, जब अपराध था शासन का पर्याय। यानी कि एक बार फिर से वही दौर 1990 से लेकर के साल 2005 के दौरान बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। हत्या, अपहरण और रंगदारी रोजमर्रा की खबर थी। व्यापारियों और डॉक्टर्स के लिए अपहरण उस समय के न्याय व्यवस्था के हालात को बताते थे। तब बिहार हाईकोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में यह स्पष्ट कहा था कि कैसे राज्य में कानून का शासन नहीं बल्कि जंगल राज है। आप ये सोच सकते हैं कि न सिर्फ राजनीतिक दलों की ओर से इस शब्द जंगल राज का इस्तेमाल किया जाता था, बल्कि तब बिहार के हाईकोर्ट की ओर से भी बाकायदा बिहार में चल रहे जंगल राज को लेकर के सख्त टिप्पणी की थी। आज वही आरजेडी फिर से ऐसे चेहरे को मैदान में उतार रही है जो उस दौर की यादों को ताजा करते हैं। यानी कि अगर हम आरजेडी ने जो अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, उसमें अगर हम प्रत्याशियों के नाम का अगर अवलोकन करें, यानी कि उनके डिटेल्स की बात करें, तो इसमें पीछे आपराधिक हिस्ट्री उनकी साफ तौर से नजर आती है। सबसे पहले बात करते हैं दानापुर से आरजेडी की प्रत्याशी रीतलाल यादव की, जिसमें हत्या, जबरन वसूली, आर्म्स एक्ट के 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसके अलावा रघुनाथपुर से ओसामा शहाब, ये वही है जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं। दिवंगत शहाबुद्दीन का बेटा हत्या के प्रयास और साजिश पे आरोपी है। इसके अलावा बात अगर हम जहानाबाद से आरजेडी के प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद यादव की करें तो में हत्या का प्रयास, गंभीर चोट और रंगदारी के 9 मामले दर्ज किए गए हैं। फिर आगे की लिस्ट देखें तो इसमें संदेश से किरण देवी और अरुण यादव का नाम शामिल है, जिसमें ईडी द्वारा अवैध बालू खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के घेरे में इनके नाम शुमार है। अब अगर आप हमसे ये पूछेंगे कि आखिर इनके जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो हमारे पास आए कैसे और हम किस आधार पर बोल रहे हैं, तो आपको बता दें कि एडीआर की रिपोर्ट के आधार पर ये तमाम डिटेल्स आपको बता रहे हैं। दरअसल एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक आरजेडी के 76% उम्मीदवार आपराधिक मामलों में आरोपी हैं, जिनमें से 60% के खिलाफ हत्या या अपहरण के जैसे जघन्य अपराध के केस दर्ज है। ये वही मानसिकता है जिसने बिहार को जंगल राज के नाम से कुख्यात किया, जहां डर, हिंसा और बाहुबल की सत्ता का आधार था। इसमें अगर ये आज बोलते हैं कि महिलाओं को ये सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो एक बार जंगल राज को आप फिर से याद करिए, जहां पर महिलाएं पूरी तरीके से डर के साए में जीती थी और शाम को वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। महिलाओं की सुरक्षा पर बोलने का नैतिक अधिकार आरजेडी को नहीं है। आरजेडी का शासनकाल बिहार की महिलाओं के लिए भय का पर्याय था। शाम 6 बजे के बाद महिलाएं बाहर निकलने से डरती थी। छेड़छाड़, बलात्कार और अपहरण के मामले बेकाबू थे। आज वही पार्टी महिलाओं के नाम पर 2500 की मदद का वादा कर रही है, लेकिन महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के असली सवाल पर उनकी साख
शून्य है। इसके अलावा अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो आर्थिक दिवालियापन, यानी कि आरजेडी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। लालू राबड़ी शासन के दौरान बिहार की अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि बिहार का ग्रोथ रेट नेगेटिव था। ये वही दौर था जब उद्योग बंद हुए, निवेशक भागे और लाखों युवाओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। आज जब तेजस्वी रोजगार और विकास की बात करते हैं तो ये उसी विफल शासन का मेकओवर संस्करण है। इसके अलावा जब इतनी सारी माफियाओं की कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, बिहार में जिस तरीके से निवेशक छोड़ करके भागे, ये जंगल राज बना, तो एक बार लालू परिवार और उनके भ्रष्टाचार को लेकर के जो रूपरेखा है उसके बारे में भी बात करनी जरूरी हो जाती है। लालू परिवार की परंपरा जो है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है। दरअसल आरजेडी का घोषणा पत्र भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा करता है, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खुद कई मामलों में आरोपी है। अगर हम डिटेल से इस लिस्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो मामला है वो 940 करोड़ का चारा घोटाला मामला है, जिसमें खुद लालू यादव जो है वो जमानत पर बाहर है। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा घोटाला है वो है IRCTC घोटाला। इसमें न सिर्फ लालू राबड़ी बल्कि तेजस्वी समेत उनकी बेटियों को भी दोषी बनाया गया है और बकायदा दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में इनके मामले भी चल रहे हैं। इसके अलावा जो बड़ा घोटाला है वो है भूमि के बदले नौकरी का घोटाला। साथ ही अवैध रेत खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला भी लालू परिवार के खिलाफ चल रहा है। जब पार्टी प्रमुख खुद जमानत पर हो और बेटा बेटी जांच के दायरे में हो तो सुशासन का दावा केवल चुनावी नारा बनकर रह जाता है। अगर हम पूरे कंक्लूजन की बात करें तो ये जो तेजस्वी का प्रण पत्र है वो प्रण पत्र नहीं बल्कि तेजस्वी का प्रपंच पत्र है। आरजेडी का घोषणा पत्र एक राजनीतिक छलावा है जहां अतीत की असफलताओं को भुला करके झूठे वादों का पुलिंदा सजाया गया है। बिहार को यह याद रखना होगा कि जिसने कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया वो रोजगार की बात नहीं कर सकता। जिसने अपराधियों को उम्मीदवार बनाया वो सुशासन का वादा नहीं कर सकता। जिसने बिहार की अर्थव्यवस्था को डुबाया वो विकास की बात नहीं कर सकता। आरजेडी का प्रण पत्र दरअसल प्रपंच पत्र है, जहां वादों के पीछे वही जंगल राज, अपराध और भ्रष्टाचार छिपा हुआ है, जिसने बिहार को कभी अंधेरे में ढकेल दिया और कभी इस तरीके से आकर के अब वो घोषणा पत्र लोगों को दे रहे हैं ताकि लोग जो है उनके इस भ्रम जाल में फंस सके। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी लगातार तेजस्वी यादव के और इंडिया अलायंस के इस घोषणा पत्र को लेकर के हमलावर है। इस बीच बिहार से जो डिप्टी सीएम है और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी, उन्होंने क्या कुछ तेजस्वी के इस प्रपंच पत्र पर कहा, सुनिए। पौधा पहाड़ निकली चुईया, इस तरह का कोई व्यवस्था लोगों के घोषणा पत्र में नहीं आया। उनको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहां से आएगा, क्या बजट लगेगा, किन चीजों को कैसे करेंगे। 15 साल जो लालू जी ने राज किया उसका क्या बार माफी मांगा, ये सब जानकारी देना होगा ना। लालू जी के अराजकता को जनता को बताना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा और इसके एक्सपेंडिचर को बताना भी पड़ेगा कि आप कैसे इसको स्थापित कीजिएगा, किन चीजों को करिएगा और इस पर पूरा फोकस करना चाहिए। इसलिए ये सिर्फ घोषणा वाली मैनिफेस्टो है। इसके अलावा बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी बकायदा तेजस्वी यादव के इस घोषणा पत्र पर जोरदार हमला बोला। मैंने पहले भी कहा था कि जो बिहार को एक नया विजन देने का दावा कर रहे हैं वो 420 के एक्यूज हैं। हमने नहीं कहा। 15 दिन पहले दिल्ली की कोर्ट ने आरोप तय किया है, ट्रायल होने वाला है। नौकरी दो जमीन लो, उस घोटाले में भी एक्यूज था। आरजेडी भ्रष्टाचार की पाठशाला, मैं बड़ी जिम्मेदारी से रिपीट करता हूं, आरजेडी भ्रष्टाचार की पाठशाला है। ये उनका अतीत है, ये उनका वर्तमान है, ये उनका भविष्य भी होगा।
इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी की नेता भावना बोरा की करें तो उन्होंने तो साफ तौर पर इस घोषणा पत्र पर हमला करते हुए कहा कि व्यक्ति विशेष का संकल्प पत्र कैसे हो सकता है। सुनिए भावना बोरा का ये बयान। तेजस्वी, तो आप देखिए व्यक्ति विशेष का संकल्प पत्र कैसे हो सकता है। हम लोकतंत्र में हैं, अपनी बातें रखने का हमको निश्चित ही हम सबको अधिकार है, लेकिन जहां लोगों की बात आती है, चुनावी संकल्प की बात आती है, तो वो तो लोगों के लिए रहता है। इससे ही आप देख सकते हैं कि जिस पार्टी विशेष कि चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे लालू परिवार की बात करें, व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर ही रह गई है वो। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के सांसद राजीव रूडी ने भी इस घोषणा पत्र को लेकर के जोरदार अटैक किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। तो उनका मैनिफेस्टो क्या होगा? उसे नौकरी की बात कह रहे हैं, तो उसमें नौकरी की बात कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि रेट नहीं फिक्स करेंगे। तो मैनिफेस्टो में कम से कम अपना रेट फिक्स कर दे कि नौकरी का रेट क्या होगा, तो जरा जेन्युइन लगेगा। ऐसे जब नौकरी की बात कहते हैं तो कोई बहुत जेन्युइन नहीं मानता है, लेकिन पुराना जो इतिहास है उसमें अगर रेट बता दे कि कौन नौकरी का क्या रेट होगा तो शायद लोग को थोड़ा भरोसा हो जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि जब 14 नवंबर को नतीजे आएंगे तो बिहार में किसकी सरकार बनेगी?